हेलो टू ऑल द वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ यूट्यूब। मैं आपकी ऐश्वर्या मैम और आपको मैं स्वागत करती हूँ ये चैनल केमोलॉजी क्रैकर्स में। सो होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, है ना, घर में सब लोग अच्छे से रह रहे हो विथ इनफ प्रोटेक्शन। ओके, चलो तो टुडे इज द फर्स्ट वीडियो, है ना, और आज हम लोग जो चीज स्टडी करने वाले हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम ये वंडरफुल चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर का नाम। इट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? दिस इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये कौन सा नंबर चैप्टर है? ध्यान रहे, चैप्टर नंबर 17, है ना। ऐसा ना हो कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद पूछ रहे हैं मैम कौन सा चैप्टर है, ये बता दीजिए, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो भाइयों बहनों रेडी हो सब लोग, है ना। चलो, ये जो आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये हम आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैम पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी। कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा? ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, दो वर्ड मैं तुमको बोल रही हूं। ठीक है, कौन कौन से दो वर्ड है यहां पे बेटा आपके? एक है आपका ब्रीदिंग बेटा, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन। बेटा ये दो वर्ड है आपका, ब्रीदिंग है बेटा और रेस्पिरेशन है ना। इन दो वर्ड्स को आपको अच्छे से सीखना है। पहले ये दो वर्ड क्लियर तो हो जाए, फिर हम आगे के चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है? क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों सेम टर्म्स है? क्या ये दोनों सिनोनिमस है? बिल्कुल भी नहीं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज नहीं है। दे आर नॉट इक्वल। ब्रीदिंग अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। अब ये कौन सा प्रोसेस है ये हम देखेंगे। ये जो आपका ब्रीदिंग है बेटा, ब्रीदिंग क्या होता है? सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना होता है और सांस को बाहर छोड़ने को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ओके, सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को हम लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग ब्रीदिंग। ओके, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एक चीज यहां पे आप गौर करो, आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो और आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो। भाई ये क्या रामलीला है? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो। जो चीज अंदर ले रहे हो जब बाहर आ रहा है वो कोई एक नया कंपाउंड आ रहा है। बेटा ये कैसे हो गया? ये मैजिक कैसे हो गया? ये मैजिक का रीजन है रेस्पिरेशन। आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, है ना, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करता है आपके बॉडी के अंदर जाके? आप सोचे हो कभी क्या करता है ऑक्सीजन? क्यों ये गैस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपके बॉडी के हर सेल में जाता है ना। आपका जो पूरा ह्यूमन बॉडी है ये आपके बॉडी के हर सेल में जाता है। कौन जाता है? मैं नहीं जाती हूं, आप भी नहीं जाते हो। कौन जाता है? ऑक्सीजन। ये क्या करता है? एंटर्स इनटू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। क्या करता है? एंटर्स इनटू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। और क्या करता है? ये हर सेल में जाता है बॉडी का। अच्छी बात है। क्या करता है वहां पे जाके? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये जो हम डेली टू डेली एक्टिविटीज करते हैं, है ना, इन सब के लिए क्या जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है ना। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है आपके रेस्पिरेशन से। ओके, कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, ये जो आपका ऑक्सीजन है, आप लोग खाना खाते हो, सब लोग खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है ना। वही घर में अगर कुछ गलती वलती कर दो तो एक टाइम खाना नहीं मिलता। ये तो मेरे साथ बचपन में बहुत होता था, पता नहीं तुम लोगों के साथ होता था कि नहीं। भाई एक टाइम खाना ही बंद है और उसी दिन अच्छा भी बनता था घर में, है ना। तो वेरी सैड। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है?
जो भी खाना आप खाते हो, आपका वो जो खाना है वो एक कॉमन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, एक कॉमन सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज जो है, जब आप कोई भी खाना खाते हो तो आपका वो खाना एक कॉमन सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शंस करके क्या देता है, एटीपी। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर भी रिलीज करता है ना। तो ये जो सिंपल सा इक्वेशन मैंने यहां पे दे दिया है आप लोगों को, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके एटीपी दे रहा है आपको, बेटा ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये 3 स्टेप्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस में होता है, जो आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है, ये क्रेब्स साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। तो ये दो जो है आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड अनदर स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस, है ना। ये तीनों स्टेप से आपका एट लास्ट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो आपका ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और क्या बनाता है, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रही हूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी से प्रोड्यूस हुआ है और हम उसको बाहर कर देते हैं अपने लंग्स के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस है ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चलो यहां पे ब्रीदिंग लिख लेते हैं और यहां पे चलो रेस्पिरेशन लिख देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ना। आपका जो ये ब्रीदिंग है ना, इसका डेफिनेशन तो आपको मालूम पड़ गया। ब्रीदिंग क्या है, ये कुछ नहीं है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस जहां पे हम मसल्स का यूज करके क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, रेस्पिरेशन हमने देखा हर सेल के अंदर होता है ना, हर सेल के अंदर। सो इट इज अ इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, मतलब सेल्स के बाहर होता है, ओके। इसके साथ साथ अब ब्रीदिंग में आपका एनर्जी यूज हो रहा है कि आप एनर्जी बाहर छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन में हमने देखा कि हमने एनर्जी प्रोड्यूस किया है, हमने एनर्जी छोड़ा है। तो क्या रेस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, नहीं, रेस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। बट व्हाट अबाउट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होगा तो बोलोगे मैम ऑपोजिट होगा, पैसिव प्रोसेस होगा। नहीं बेटा, इतना आसान नहीं होता है। ब्रीथिंग एक एक्टिव प्रोसेस ही है, ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मसल्स का, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या यूज करता है, एटीपी। यही एटीपी आपका रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, फिर यही एटीपी आपके मसल्स यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ब्रीदिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका जो ब्रीदिंग है इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं चाहिए होता है, नो एंजाइम्स। लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, है ना, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है।
ओके, सो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का था। अब क्या है, ब्रीदिंग जो है यहां पे सिंपली क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन हर सेल में जा रहा है ना, यहां पे ऑक्सीजन हर सेल में जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो बेटा, नोट्स बनाना है, एकदम क्रिस्प बनाना है ना। नीट देने से पहले पहले ये सीखना है, ये जरूरी है देखना कि क्या नहीं पढ़ना है। कोई लोग इतने मोटे मोटे एकदम एमबीबीएस के किताबें लेके बैठ जाते हैं नीट देने के लिए, कुछ भी जरूरत नहीं है ना। बस मैम का क्लास और नोट्स अच्छे से देख लो, और नोट्स एकदम जो भी लिखा रही है एकदम क्रिस्प अपने एक्सरसाइज बुक में लिख लिया करो, आराम से जो है तुम्हारा मेडिकल एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टडी करेंगे। ओके, सो लास्ट में हमने क्या देखा, अभी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ में आया, सिंपल था, लेकिन कोई बात नहीं, हम टाइम लेके करेंगे। हमें याद रखना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सब लोग बचपन में कछुआ और खरगोश का कहानी तो सुने होंगे, है ना। कछुआ थोड़ा स्लो था लेकिन वो रेस में जीत गया, तो हमें भी वही वैसा ही पेस रखना है। स्लोली 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 हमें ऊपर जाना है, स्लोली 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 सारे कंसेप्ट्स को एकदम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एकदम लेके नीट में क्या करना है, एकदम धमाल मचा देना है, धमाका होना चाहिए, है ना। ओके, चलो, ओके चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हम अभी क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो मैंने तुमको एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बेटा, एक तो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एक तो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, और दूसरा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी जो हमने पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, वी यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। सिंपल, ठीक है, क्या करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी इसमें भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए तब हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, हम कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम कम एनर्जी वालों में से नहीं है, हम ज्यादा एनर्जी वालों में से, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम सब कुछ ज्यादा करते हैं, है ना, याद रखना। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन का पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड में टूटेगा, पाइरुवेट में, विद द मेथड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये पाइरुवेट तुमको क्या देगा, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड। इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन में इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम होता है। क्या होता है, ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में टूट जाता है ना, ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में टूट जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। पाइरुवेट फिर आपका एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। तो पाइरुवेट जो है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है
ग्लूकोज से जो पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ये आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलिसिस आपके साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज से पाइरुवेट जब कन्वर्ट होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पाइरुवेट एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा और उसी पाइरुवेट से इसमें इधर ऐसा होगा, इसमें इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब नीट में काफी बार क्वेश्चन आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन से कोई क्या पूछेगा, ऑक्सीजन यूज कर रहा है, लेकिन भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपका क्वेश्चन आता है और आना भी चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टडी करने वाले हैं दैट इज ईस्ट। क्या है ईस्ट? केक खाते हो सब लोग, है ना, केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, है ना, क्या रहता है उसमें? ईस्ट रहता है। थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं, इडली हो गया, उपमा हो गया, ईस्ट डालते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है, बियर, वाइन, जिंजर, देसी दारू, सब में ईस्ट है, समझ रहे हैं? तो ये जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, पहला एग्जाम्पल हम स्टडी करने वाले हैं इसका ईस्ट। ईस्ट क्या है? इट इज ए यूनिसेल्यूलर फंगी। इसमें से भी नीट में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फंगी है जो यूनिसेल्यूलर है? आंसर इज ईस्ट अंकल। अब ये जो ईस्ट है, ठीक है ना, ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट का नाम क्या है? सबसे बढ़िया है जो क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन से मतलब है ना, है कि नहीं? हमें नीट क्रैक करने से मतलब है, तो हम सारे क्वेश्चन वाले पढ़ेंगे। इट इज Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। Saccharomyces cerevisiae is the name of the yeast, ठीक है। कहां पे यूज होता है ये बंदा? It is known as Baker's and Brewer's yeast, ठीक है। और ये ईस्ट क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब है जब ऑक्सीजन आपका यूज नहीं हो रहा है। यही एनारोबिक रेस्पिरेशन जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने लगता है, जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने लगता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तब उसके लिए हम अलग नाम यूज करते हैं। तो अगर फर्मेंटेशन हो, बड़ा वर्ड देख के घबराना नहीं है। फर्मेंटेशन मतलब क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो काम करता है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ईस्ट के फर्मेंटेशन से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ईस्ट का जब फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्ट ग्लूकोज से प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, हमने क्या देखा था? हमने देखा था ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस कर रहा है जब ईस्ट है, जब ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा है। ओके, जब आपका ग्लूकोज, मान लीजिए ईस्ट खत्म हो गया, ईस्ट नहीं है ना, बैक्टीरिया है, तो क्या ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। दही जो बनती है ना, इसी कॉन्सेप्ट से बनती है। हम पढ़ेंगे 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में बेटा, ठीक है। तो ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला एग्जाम्पल था, सिंपल एग्जाम्पल था, दैट इज ईस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के और एग्जांपल्स देंगे। इसको तुम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, एक्सरसाइज बुक में कर देना, ठीक है। देखो तुम लोग अच्छे रिजल्ट्स करोगे, अच्छा करोगे लाइफ में, मैम को उससे बहुत एनर्जी मिलता है। तुम लोग क्या हो? एनर्जी कैप्सूल हो मेरे, मल्टीविटामिन। मेरे को कोविड के टाइम पे कोई मल्टीविटामिन चाहिए ही नहीं, है ना, क्योंकि मैम के पास स्टूडेंट्स है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाकी एग्जाम्पल्स। हम क्या देखते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है।
कोई अगर डाउट्स होगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डाल दूंगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस भी है, उसमें भी जाके मैसेज कर सकते हो जो भी डाउट्स है तुम लोगों के, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के सेकंड एग्जाम्पल क्या है? एक तो हम ईस्ट अंकल को देख लिए, सेकंड एग्जाम्पल आजकल जो एकदम सेंट्रल एनिमल बना हुआ है सारे पॉलिटिशियंस के लिए, गाय है ना, काऊ। मैं अब काऊ कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है? जो तुम्हारा काऊ है ये तो हर्बीवोर है, वेजिटेरियन है, घास खाता है। तो ये जो काऊ घास खाता है, इस काऊ जो ग्रास खाता है, ये ग्रास में क्या रहता है? ग्रास किससे बना होता है? ग्रास एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसका नाम है सेल्यूलोस, ठीक है। ग्रास इज मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट नोन एज सेल्यूलोस। अब मैं बायोमोलिक्यूल्स में तुमको पढ़ाऊंगी, ये जो सेल्यूलोस है ना, इसको डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है। कार्बोसेल्यूलोस को डाइजेशन करने के लिए हमें बीटा ग्लूकोसाइडेज चाहिए। ये एंजाइम नहीं होता है ना हमारे पास ना इनके पास। तो भाई घास खा लिए डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ये कैसा खाना हुआ? तो ये जो काऊ का स्टमक है, मैं तुमको काऊ के स्टमक में के बारे में डाइजेशन में पढ़ाऊंगी। काऊ का जो स्टमक है, ठीक है, वो है आपका र्यूमेन। क्या है? र्यूमेन। इस काऊ के र्यूमेन में क्या रहता है? इस काऊ के र्यूमेन में रहता है आपका मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि काऊ में क्या होता है? काऊ एक बार घास चबा के पेट में चला जाता है उसका, फिर दोबारा वो घास वो अपने मुंह में लेके फिर चबाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो खुद डाइजेशन नहीं करता है। जब ग्रास उसका पेट में जाता है तो इस सेल्यूलोस का एनारोबिकली डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करता है? सेल्यूलोस का ब्रेकडाउन करते हैं। सेल्यूलोस का ब्रेकडाउन कौन करता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सेल्यूलोस का ब्रेकडाउन करते हैं कंपाउंड्स में, और इससे तुम्हारा काऊ का डाइजेशन भी हो जाता है। साथ ही साथ तुम्हारा इसी प्रोसेस से CH4 निकलता है और इसको गोबर गैस में भी यूज करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या समझे तुम कि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए काऊ के पास एंजाइम नहीं है? तो भगवान ने क्या किया? उसके पेट में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया डाल दिया। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया घास में जो सेल्यूलोस है उसको ब्रेक करता है और फिर काऊ उसको दोबारा चबा के डाइजेशन करता है। समझ में आया सबको? इसी तरीके का और एक एग्जाम्पल है तुम्हारा टर्माइट्स और वुड रोचेस, ठीक है। कौन है? टर्माइट और वुड रोचेस। ये लोग कौन है? कौन से व्यक्ति हैं ये लोग? ये जो टर्माइट्स एंड वुड रोचेस है, ये तुम्हारा रहता है आपका किधर? वुड होता है ना, तुम लोग देखे होगे घर में अगर वुड का फर्नीचर है तो वुड के फर्नीचर में कीड़े लग जाते हैं, है ना। उन कीड़ों का नाम है टर्माइट्स और वुड रोचेस। ये हमारा एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि टर्माइट्स और वुड रोचेस क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वुड कंज्यूम कर रहे हैं, और ये वुड अगेन किससे बना है? सेल्यूलोस से बना है, और इनके पास एंजाइम नहीं है सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये किसकी मदद लेंगे? इसके पेट में तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया था। इन दोनों के स्टमक में क्या रहता है? इन दोनों के स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स रह सकते हैं, आइदर और, ठीक है। कौन से? ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनस। ये जो ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनस है, ये क्या है? ये 2 टाइप के प्रोटोजोअन्स है जो टर्माइट और वुड रोचेस के पेट में रहते हैं, ताकि टर्माइट्स और वुड रोचेस को मदद कर सके सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए।
सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए बीटा ग्लूकोसाइडेज चाहिए, जो ना काऊ के पास है ना टर्माइट के पास है। तो काऊ के स्टमक में क्या है? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। टर्माइट के स्टमक में क्या है? व्हाट इज देयर इन द टर्माइट का स्टमक? ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनस। ये इनका सेल्यूलोज ब्रेक डाउन करते हैं, ये इनका सेल्यूलोज ब्रेक डाउन करते हैं। फ्री में नहीं करते, इनको भी खाना मिलता है, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया को और लोफोमोनस को, इसीलिए करते हैं। फ्री में बेटा देखो कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करोगे तो ही रैंक आएगा। सिमिलरली है ना, ये फ्री में मदद नहीं करते हैं। समझ में आया? चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन के और दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ये तो हमने काऊ को याद कर लिया, कीरो को याद कर लिया। अब बारी आती है ह्यूमन बॉडी की। क्या ह्यूमन बॉडी पे ऐसा कोई भी जगह है जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? कोई भी ऐसा जगह याद करो, तुम सबको पता है एक जगह तो है, मैम को तो पता है, तुम लोगों को पता है? देखो, ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है भाई रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी। आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ना। देखो इसकी कैसी किस्मत है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेल को, लेकिन ये वही ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ इसके साथ? देखो, अगर मान लो है ना, मैं तुमको बोल दूं आज रात को कि फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर, कल एकदम तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट है। तुम लोग बोलोगे मैम बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई एक काम दीजिए, कोई एक टेस्ट दीजिए, है ना। सिमिलरली इसका भी वही हाल है। आरबीसी क्या है? आरबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, हर सेल तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है, और उसको तुम और भी सेल ऑर्गेनल्स अगर भगवान देते तो वो और भी काम में लग जाता। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, ये जो आरबीसी है इसमें तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। क्यों सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है? ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, ताकि और ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें रहे और ऑक्सीजन का भी ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इसी वजह से रेड ब्लड सेल में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो ये क्या करता है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसके पास साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है जहां से एनर्जी प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट डज नॉट हैव सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट। ओके, चलो ये एक ह्यूमन बॉडी का हो गया, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है तुम्हारा ह्यूमन स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, देखो ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में मान लो अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूं, तुम लोग बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो ना, रेस्ट में एकदम वीडियो देख रहे हो तुम, तो तुम एकदम आराम से ब्रीदिंग कर पा रहे हो, तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। मेरे को देखो, मैं बोले जा रही हूं तो मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूं। कहीं ना कहीं नॉर्मली जो मैं ऑक्सीजन ब्रीथ करती हूं बैठे बैठे, उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन अभी मेरे को जरूरत पड़ रहा है ना। तो यहां पे क्या होता है इस केस में, जब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है, मतलब कोई ठान लिया कि मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, है ना, मुझे सलमान खान बनना है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, वो रोज जिम जाएगा, है ना, एकदम हार्ड वर्क कर रहा है, एकदम स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज। ये टर्म याद रखना तुम लोग, स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब होता है हेवी एक्सरसाइज। ये कई बार एग्जाम में आता है स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज करके, घबराना नहीं, इसका मतलब हैवी फिजिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन के जगह और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और क्या होता है, तुम्हारे स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई स्केलेटल मसल्स नीड ऑक्सीजन। देखो स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम जब कोई भी मूवमेंट करते हो तब क्या होता है, स्केलेटल मसल्स मूव करते। देखो मैं हाथ मूव कर रही हूं तो मेरे मसल्स मेरे को मूवमेंट करवा रहे हैं, फ्री में नहीं करवा रहे हैं। मैंने क्या बोला था, फ्री में कोई काम नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी यूज करते हैं। जैसे
हीमोग्लोबिन है ना पिगमेंट, इसके पास भी एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, ये भी ऑक्सीजन को कैच करता है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो तुम जो मूवमेंट कर रहे हो उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है और उसमें भी देखो ऑक्सीजन है, बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग यूज्ड। अब यहां पे ऑक्सीजन को तो चाहिए मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जब तुम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हारे बॉडी को उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए, तो बॉडी क्या करता है, तब तुम्हारे मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। जो भी ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में आता है दैट ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, कभी कभी पेन होता है ना, 5 बार दौड़ के आते हो तो पेन लगता है, इसी वजह से पेन होता है, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब लैक्टिक एसिड का जमा होना, एक्यूमुलेशन के वजह से तुम्हारा क्या होता है, पेन होता है ना, बिकॉज बॉडी के पास उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है जितना उसको चाहिए, तो वो मसल्स को कैसे देगा, तो मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, जिसके वजह से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। थोड़ी देर बाद जब जिम विम करके आते हो 2-3 घंटा बाद बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्या होता है, फिर ये लैक्टिक एसिड तुम्हारा लिवर में चला जाता है और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अलग साइकिल है, इसको हम कोरिस साइकिल बोलते हैं, जो हम लोकोमोशन और मूवमेंट में पढ़ेंगे, इसीलिए तब अच्छा लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड चला जाता है। कैसे चला जाता है, फिर से ये लिवर में चला जाता है ना, लिवर में जाके ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है प्लांट जैसे फूड स्टोर करता है स्टार्च में, हम तो एनिमल है, हम फूड कैसे स्टोर करते हैं, एक्सेस ग्लाइकोजन में, फिर जब जरूरत पड़ता है ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। तो ये कोरिस साइकिल है, ये अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां तक आई होप सबको समझ में आया कि ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बिकॉज मसल्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट दे नीड। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन दे कैनॉट प्रोड्यूस एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है।